क्या नाम है टॉपिक का? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस का मतलब क्या है? रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम होता है, ऑसिलेटिंग सिस्टम का मतलब ये है जिसमें ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कि एक पेंडुलम है, ठीक है, ये एक पेंडुलम है। अगर मैं इसको मेन पोजीशन से, ये इसकी मेन पोजीशन है, इससे अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ, इसको धक्का देके छोड़ता हूँ, तो ये किसी फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या करेगा? ऑसिलेशंस करता रहेगा। कभी इधर आ जाएगा, है ना, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, और ये किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ में ऑसिलेशंस करता रहेगा। जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेशंस करेगा उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। एफ नॉट से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अपने आप जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस कर रहा है सिस्टम, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक वायर है, उसको ऐसे बांध रखा है, उसे ऐसे प्लग करके छोड़ोगे तो उसमें वाइब्रेशंस होंगे ऐसे, है ना। तो वो वाइब्रेशन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। उसकी खुद की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी बात हो रही है। फिर अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, धीरे धीरे डैम्प होता जाएगा, और थोड़ी देर बाद में रुक जाएगा ही, है ना। तो अगर मैं ये चाहूँ कि ये रुके नहीं और ये ऑसिलेशंस करता ही रहे, तो आपको एयर रेजिस्टेंस के अपोजिट इसको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। भाई एयर रेजिस्टेंस इसको क्या करेगा? स्लो करने का काम करेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये स्लो नहीं हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटर्नली बाहर से कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि ये इसमें जो डैम्पिंग हो रही है ना एयर रेजिस्टेंस की वजह से, जो ये स्लो होता जा रहा है वो स्लो नहीं हो। जितनी एनर्जी की इसको रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी इसको बाहर से सप्लाई कर देंगे। तो ये थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा सा धक्का मार देंगे इसको तो ये वापस से उसी एम्पलीट्यूड तक चला जाएगा। फिर वापस स्लो होगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वापस धक्का मारेंगे। तो ये क्या करना पड़ेगा? बार बार आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मान लो आप यहाँ पे खड़े हो गए और इसको बार बार क्या कर रहे हो? धक्का मार रहे हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? इस तरीके से धक्का मारेंगे। तो ये कौन है? ये है सोर्स। ये है सोर्स और ये क्या है? सिस्टम। तो ये जो सोर्स है इसको जब एनर्जी सप्लाई करनी है इस सिस्टम को, तो उसकी भी एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मन में आएगा तभी ये धक्का मार देगा इसके, ऐसा नहीं है। ये जो सोर्स है ये एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ में जब इसको धक्का मारेगा, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ में जब इसको धक्का मारेगा, तभी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अदरवाइज एम्पलीट्यूड उल्टा कम भी हो सकता है। मान लो ये वापस आ रहा था और वापस आते टाइम पे अगर इसने धक्का मार दिया इसको बीच में, तो फिर क्या होगा? ये उल्टा स्लो हो जाएगा। मतलब इसको स्लो होने से अपन को बचाना है। मतलब ये स्लो हो रहा है ना एयर रेजिस्टेंस की वजह से, स्लो नहीं करना है हमको, तो इसको उसी एम्पलीट्यूड तक बार बार लेके जाना है। तो हमको ये करना है कि जैसे ये आए और वापस पलटने वाला हो तब आपको धक्का मारना है, ताकि ये वापस उसी एम्पलीट्यूड तक चला जाए। फिर वापस आएगा तो वापस जब पलटने वाला होगा तब आपको धक्का मारना है। मतलब ये जो सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी और इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर किस सेंस में? जैसे इसको घूम के आने में जितना टाइम लगेगा, मान लो इसको वहां पे जाके वापस आने में 10 सेकंड लगे, तो 10 सेकंड बाद में इसको धक्का मारना है। हर बार 10 सेकंड बाद में ये धक्का मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सोर्स है, सोर्स को जब एनर्जी सप्लाई करनी होती है तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी की जितनी भी होती है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी से एनर्जी सप्लाई करनी होती है। अगर वो इस फ्रीक्वेंसी से किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ में एनर्जी सप्लाई करेगा तो यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड यानी कि जो आउटपुट है, भाई यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि इसको धक्का मारेंगे तो ये ऊंचा जाएगा, तो ये है इसका एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम तभी मिलेगा जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। और जब ये फ्रीक्वेंसीज मैच करती है, मतलब सोर्स भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में एनर्जी सप्लाई करता है जिस फ्रीक्वेंसी से सिस्टम ऑसिलेट कर रहा था, तो हम बोलते हैं कि ये रेजोनेंस कंडीशन आ गई। इसमें रेजोनेंस कंडीशन का मतलब यही है कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या है? तो किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम को जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो, तो अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर रही होती है तो उससे हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, और सिस्टम उसका मिनिमम अपोजिशन करता है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम है जिसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं, जिसमें कोई चीज़ बार बार चेंज हो रही है ना, यहाँ पे क्या हो रही है? देखो ये जो पेंडुलम है ये कभी मेन पोजीशन से इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है,
फिर वापस पीछे की तरफ गया, फिर वापस आया, फिर वापस आगे की तरफ गया। तो ये इस तरीके से मेन पोजीशन के अराउंड क्या करेगा, बार बार टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। तो अगर कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा हो, मतलब ऑसिलेशंस हो रहे हो, तो उस कंडीशन में सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तभी आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तभी मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि सीरीज आरएलसी सर्किट में भी, ये जो सीरीज आरएलसी सर्किट होता है जिसमें हम एक रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, जब इसके अक्रॉस हम एक एसी वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो इस एसी वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाए, ये जो एसी वोल्टेज सोर्स है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाए ताकि हम इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करवाएं, ये हमको ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे हमने ये समझा है कि जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और सिस्टम उसका मिनिमम अपोजिशन करेगा। मिनिमम अपोजिशन का मतलब क्या है कि जब ये पेंडुलम वापस आएगा, इधर वापस आ रहा है, और फिर जैसे पलटने वाला होगा हम इसको धक्का मारेंगे तो सिस्टम उसका अपोज नहीं करेगा। जबकि अगर ये वापस आ रहा होता इधर और बीच में जाके धक्का मारता तो उल्टा आपके लगती, क्यों, क्योंकि ये वापस आ रहा है इधर और आप उल्टा इसको धक्का मार रहे हो तो सिस्टम उसका अपोज करता है। तो मिनिमम अपोजिशन के लिए और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को बराबर रखना पड़ेगा, तब जाके आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा और जो अपोजिशन है वो मिनिमम मिलेगा। तो ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से सीरीज आरएलसी सर्किट में भी हम क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज सोर्स लगा रखा है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो ओमेगा के अंदर फ्रीक्वेंसी f छुपी हुई है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी हम कितनी रखें या ओमेगा की वैल्यू हम कितनी रखें ताकि इस सर्किट में हमको मैक्सिमम करंट मिले। करंट क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम। अब देखो करंट मैक्सिमम कब मिलेगा, जब इस सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, मिनिमम। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। भाई इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम मिलना चाहिए इस वोल्टेज सोर्स से। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू ई अपॉन जेड। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि जो करंट है वो तभी मैक्सिमम मिलेगा जब इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। और इम्पीडेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, क्योंकि देखो इसमें एक्सएल आ रहा है और एक्सी आ रहा है, और एक्सएल और एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, जिसको 2πf इंटू एल भी लिख सकते हो, और एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, जिसको क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2πf इंटू सी लिखा जा सकता है। और ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक्सएल भी डिपेंड करता है और एक्सी भी डिपेंड करता है। शुरुआत में अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्सएल की वैल्यू तो कम रहेगी, लेकिन एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि एफ की वैल्यू कम पुट करोगे तो एक्सी ज्यादा आएगा और एक्सएल कम आएगा, है ना। तो लो फ्रीक्वेंसी पे आप क्या देख रहे हो कि एक्सएल की वैल्यू तो क्या है, कम है, और एक्सी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। फिर मान लो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एक्सएल की वैल्यू तो बढ़ेगी और एक्सी की वैल्यू घटेगी। भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये वाली वैल्यू तो बढ़ती जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो शुरुआत में एक्सएल इतना है, एक्सी इतना है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी घटेगा साइमल्टेनियसली, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगी। और जिस कंडीशन में एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, सोचो वहां पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर होंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ r के बराबर आ जाएगी। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो कंडीशन है जिसमें एक्सएल और एक्सी बराबर होके कैंसिल हो जाते हैं और इम्पीडेंस की वैल्यू आपको मिनिमम मिलती है, किसके बराबर मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ r के बराबर। इस सिचुएशन में क्या होगा, करंट आपको मैक्सिमम मिल रहा होता है। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी है यहाँ पे सोर्स की जिसके ऊपर आपको इम्पीडेंस मिनिमम मिलेगा और करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसके ऊपर ऐसा होगा एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं और करंट आपको मैक्सिमम मिलता है। और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी और इस सीरीज आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, मैच कर रही है। जैसे वहां पे मैच कर रही थी ना, यहाँ पे जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो मैक्सिमम आउटपुट मिलता है हमको। उसी तरीके से सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होगा, अगर इस सीरीज आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा।
अब ये कैसे पता चले कि सीरीज आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो उसके लिए आप सिंपल सा तरीका काम में ले सकते हो, हमको वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसके ऊपर इस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। जिस फ्रीक्वेंसी पे इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है वही तो वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच होती है और करंट मैक्सिमम मिलता है। तो आपको सिंपल इतना करना है कि इस सर्किट में करंट कब मैक्सिमम होगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगा, वो फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। उसी फ्रीक्वेंसी को हम इस सीरीज आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे और उसी को हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे। भाई सोर्स के लिए तो उसका नाम क्या रख दिया कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिसपे करंट मैक्सिमम मिलता है। और सिस्टम के लिए क्या बोल दोगे कि सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो उसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, क्योंकि जब दोनों मैच करती हैं तभी तो करंट मैक्सिमम मिलेगा, तभी तो आउटपुट मैक्सिमम मिलता है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज को बराबर पुट करके वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जहां पे ये बराबर हुए होंगे, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, तो एक्सएल और एक्सी को बराबर पुट करो। देखो एक्सएल और एक्सी को हम क्या करेंगे, एक्सएल और एक्सी इन दोनों को बराबर पुट करेंगे। ये है ओमेगा एल और ये है 1/ओमेगा सी। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर होंगे उसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसलिए मैं ओमेगा आर लिख रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा। तो ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/LC। तो ओमेगा आर क्या आएगा, 1/√LC। तो ये आ गई रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2πf लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाले केस में अपन कैलकुलेट करें इसलिए एफ के आगे भी आर लगाएंगे, जो कि बताएगा कि ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ये आएगा 1/√LC के बराबर। तो बताओ एफ आर कितना आएगा, 1/2π√LC। ये आ गया अपने पास। तो ये जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपने पास आई है ना, ये इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के भी बराबर होगी। या इस सर्किट का मतलब आपको अगर इस सर्किट सीरीज आरएलसी सर्किट की अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, 1/2π√LC होगा। इसको ऐसे समझो कि जो सीरीज आरएलसी सर्किट है उसमें आप ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज सोर्स लगा दोगे तो करंट मैक्सिमम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज सोर्स ही लगाना पड़ेगा, तभी इस सर्किट से हम मैक्सिमम करंट फ्लो करवा पाएंगे। और वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड होगी, तो हमको ये देखना है कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्सएल और एक्सी बराबर होके कैंसिल हो जाएंगे। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये कैंसिल होंगे उस कंडीशन में इंपीडेंस की वैल्यू आपको मिनिमम मिल रही होगी सिर्फ आर के बराबर, क्योंकि ये अगर कैंसिल होंगे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या आएगा, आर के बराबर आएगा। इसका मतलब सीरीज आरएलसी सर्किट में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर एक्सएल और एक्सी तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और सर्किट का इंपीडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम। और अगर इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। बात समझ में आई ना। तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऐसा होगा। और क्योंकि हमको ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी सिस्टम, ऑसिलेटिंग सिस्टम, उसको जब आप जितनी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगा के एनर्जी सप्लाई करते हो तभी करंट या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है। तो हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर हो रहे हैं इसलिए इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम इस सीरीज आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तभी तो करंट मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 1/2π√LC। और रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC। देखो इसको दो तीन तरीके से आपको पूछा जा सकता है। मैंने ये पूरा जो डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, इसमें देखो 2-3 तरीके से आपको ये चीज पूछी जा सकती है। क्या बोलेगा कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है आपको, बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे ही करंट मैक्सिमम मिलता है और किसी फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस मिनिमम नहीं होता। इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम कब होती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट मैक्सिमम मिल रहा होगा। या दूसरी कंडीशन इस तरीके से भी बोल सकता है कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, उसके अंदर इंपीडेंस की वैल्यू आर के बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। सीरीज आरएलसी सर्किट में इंपीडेंस की वैल्यू आर के बराबर है, तो बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा। तो आपको पता है इंपीडेंस की वैल्यू आर के बराबर एक ही कंडीशन में आ सकती है, जब एक्सएल और एक्सी आपस में कैंसिल हो जाए। और ये कैंसिल कब होते हैं, जब ये बराबर होते हैं। बराबर कब होते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। तो इसका मतलब आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। यह ऐसे बोलेगा कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर है, या रिएक्टेंस की वैल्यू 0 है।
अगर सिंपल रिएक्टेंस बोलता है तो उसका मतलब वो एक्सएल और एक्सी दोनों को काउंट कर रहा है। रिएक्टेंस की वैल्यू जीरो कब आएगी, तो ये जो एक्सएल माइनस एक्सी है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। एक्सएल को अकेले को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और दोनों को माइनस करके लिखोगे तो उसको बोलोगे सिंपल रिएक्टेंस। एसी के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर का जो अपोजिशन होता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, तो इनको कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे। तो बोले कि रिएक्टेंस की वैल्यू जीरो आ रही है, तो रिएक्टेंस यानी एक्सएल माइनस एक्सी जीरो आ रहा है। तो ये एक ही कंडीशन में जीरो होता है जब दोनों बराबर होते हैं। बराबर कब होते हैं, रेजोनेंस कंडीशन में।